वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे आलमी सतह पर जो बदलती हुई सूरत हाल है, अब उसके असरात बराह रास्त देखें तो पाकिस्तान की मईशत पर नजर आना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की खबरें तो अब सामने आ रही हैं, लेकिन आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी देखने में भी आई, जिसके बाद अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि शिद्दत से आप ये समझें कि क्या इसका फ़ायदा पाकिस्तान की अवाम तक पहुँचेगा, हमारे और आप तक पहुँचेगा या फिर नहीं। इसी दौरान अंदरूने मुल्क तवानाई बहरान भी एक बार फिर से सर उठा रहा है। आप ये कहें कि पीक आवर्स में लोड शेडिंग के ऐलान ने पहले से महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। सन्नतों में बढ़ती हुई बिजली की कीमतें और गैर यकीनी सूरत हाल से मुतासिर हो रही हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि बैरून मुल्क मौजूद सरमाया वापस आ जाए तो मईशत को सहारा मिल सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बैरूनी डॉलर्स पर इन्हिसार काफ़ी होगा या पाकिस्तान को अंदरूनी सतह पर भी कुछ संजीदा इस्लाहात की अब ज़रूरत है। आज हम इन्हीं अहम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे कि आलमी मंडी जो मकामी चैलेंजेस और सिफारती हिकमत अमली के इस मिलाप में पाकिस्तान की मईशत किस समत में जा रही है और आम आदमी को रिलीफ कब और कैसे मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे इसी हवाले से बात करने के लिए मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद हमने देखा है कि आलमी सतह पर जो तेल की कीमतें हैं उनमें नुमाया कमी सामने आई है। तो क्या आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान में भी कीमतों में कमी आएगी या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी रिलैक्टेंट है कि एकदम से हम कीमतें कम होती हुई नहीं देख सकते? ये बड़ी अच्छी बात है कि इस्लामाबाद पीस प्रोसेस जो है वो अगर सेकंड फेज में जाता है। पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरली दुनिया को प्रूव किया है कि उसने एक जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन की तरफ लेके गए हैं और एक सॉफ्ट पावर का इमेज जो है वो अपना बनाया है, स्ट्रक्चरली अपने इमेज को बेहतर किया है। इससे ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट दुनिया पर आया है कि कहाँ $120 की कीमत थी, इवन जो पेपर ब्रेंट था अब वो इस वक्त $89 के करीब ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में फोर्टनाइटली कीमत तब्दील होती है। आपने पिछली दफ़ा भी देखा कि कुछ 12 रुपए और डीजल पे कुछ ज़्यादा कीमत में तब्दीली आई। अब ये देखना पड़ेगा कि इस हफ्ते क्या एवरेज रही है, बिकॉज जब इस्लामाबाद पीस प्रोसेस का फर्स्ट राउंड जो है वो उस तरह नहीं कंप्लीट हुआ जैसे लोग इमेजिन कर रहे थे। हालांकि मेरे ख्याल में गुड प्रोग्रेस वाज मेड, बट तेल की कीमत बढ़ गई थी। बट अगर ये तवातर से चलता रहता है प्रोसेस और कीमत डाउनवर्ड रहती है और प्रेशर रहता है तो आप एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखेंगे। बट मैं फिर लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये कोई इमीडिएटली नीचे नहीं आ जाएंगी कीमतें बहुत ज़्यादा, इसलिए कि देयर इज़ अ सप्लाई शॉर्टफॉल दैट हैज़ अकर्ड, विच मीन्स कि अगर जो जहाज़ चला है वो अभी महीने डेढ़ बाद जाके पहुँचेगा जो फरवरी में चला होगा। अब जो इस वक्त जहाज पिछले एक माह में नहीं चले, सो देयर इज अ सप्लाई शॉर्टफॉल। सो प्राइसेस थोड़ी सी आने वाले दिनों में एलिवेटेड रहेंगी, बट 3 से 4 माह में हम प्राइस नॉर्मलाइजेशन की तरफ अच्छा खाकान साहब, मुझे थोड़ा सा इसमें ये चीज़ भी बताइएगा कि जिस तरह से मैंने इब्तिदा में बात की थी बिजली बंद होने के हवाले से जो बातें की जा रही हैं 2.25 घंटे डेली बेसिस पे, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, आपको लगता है कि अवाम पर तो पहले ही महंगाई का इतना ज़्यादा बोझ था, अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसके बाद आप किस तरह से इजाफा देख रहे हैं? और हुकूमत के पास आपको लगता है कि कोई तवानाई बहरान को मुस्तकिल हल करने की कोई प्लान है? ये कि इतनी स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज हैं पावर सेक्टर में कि उनको बयान करना ही बड़ा तवील प्रोसेस है। बट जो असल प्रॉब्लम है वो इस वक्त ये है कि जो आप एलएनजी से बिजली बनाते थे वो सिस्टम से निकल गई है। इवन कोल जो इम्पोर्टेड है इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और अगर शाम को जो पीक टाइम आती है 6 से लेके 10 बजे तक, जब सब लाइट्स ऑन होती हैं और अब कोई हो सकता है कि एयर कंडीशनिंग लोड नहीं तो फैन लोड आ गया हो, तो जब रैंप अप करना पड़ता है तो फिर आपको फॉसिल फ्यूल्स यानी कि डीजल और आरएफओ इस्तेमाल करना पड़ता है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। सो इसलिए किया गया। मेरी एडवाइस हमेशा ये रही है कि अवाम को कि ये एक मुश्किल शॉक है। 1973 के बाद सबसे बड़ा सप्लाई और प्राइस का शॉक है। हमें मार्च में ही घंटा घंटा अगर हम लोड शेड करते रहते तो हम अपनी बिजली बचाते रहते। हम मार्च में ही अपनी पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स को 19% जायद ना बेचते कंपेयर टू लास्ट मार्च, तो हमें कीमत शायद इतनी बढ़ाना ना पड़ती बिकॉज स्टॉक्स रह जाते। हमने फॉर्मूलाज को चेंज नहीं किया। देयर आर वेरी शॉर्ट टर्म मेजर्स, बट असल शॉर्ट टर्म मेजर एक ही है, वो है डिमांड अपनी कम करें, एनर्जी की एफिशिएंसी बनाएं और तीसरा अपने तर्ज जिंदगी को बदलें। ये ज़रूर बोझ है क्योंकि आप जनरेटर चलाएंगे या यूपीएस का बैकअप चलाएंगे, ये ज़रूर बोझ है। बट इसको पार करने के लिए ये 3 महीने जिसका आपको बहुत ज्यादा जिसके कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पे बोझ ना पड़े, तो आपको
बहुत ज़्यादा डिमांड कर्टेलिंग मेजर्स, 4 बिजली की बजाय 2 जलाएं, 4 ट्रिप्स की बजाय 2 करें, फ्राइडे की छुट्टी का मतलब छुट्टी है, आप घर रहें, फ्राइडे सैटरडे संडे कम इस्तेमाल करें। दीज आर ऑल द थिंग्स। और इसी तरह कॉर्पोरेट लीडरशिप को भी प्राइवेट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में क्या एफिशिएंसीज आ सकती हैं, शॉर्ट टर्म इसका यही हल। लॉन्ग टर्म में ऑफ अच्छा, कोर्स खाकान साहब कहेगा कि वी आर इन वॉर सिचुएशन और इस सिचुएशन में हमने इकोनॉमिकली भी सफ़र किया और मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा थी। सो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है इसका कुछ फ़ायदा हमारी इकोनॉमी को भी होगा, क्योंकि पॉजिटिव इमेज की बात कीजिए वो तो पूरी दुनिया पाकिस्तान का दिखा रही है। सो लेट्स लुक एट इट कि हुआ क्या है। मैंने जैसे आगाज किया गुफ्तगू का कि स्ट्रक्चरली पाकिस्तान का जो इमेज है वो तब्दील हो गया। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। हम कोई चीज स्ट्रक्चरली तब्दील करने में मतलब मुश्किल महसूस करते हैं, बट हमने ये दुनिया को बताया कि हम एक मिडिल पावर बन के उभरे हैं, जो कि तस्फिया करने में और मीडिएटर का रोल प्ले करने में। और मैं हंस के हमेशा कहा करता हूँ कि पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो यूएस के साथ हंस के गुफ्तगू कर सकता है, चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, ओवरऑल मिडल ईस्ट से दोस्ती है, सऊदी अरेबिया से डिफेंस पैक्ट है, हम वी कम अक्रॉस वेरी वेल। ईरान के साथ मीडिएट करना, वो हम पे भरोसा करते हैं। इसका इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट तो जरूर हो सकता है। ग्लोबल परसेप्शन इंप्रूव करता है, इन्वेस्टमेंट इंप्रूव कर सकती है, स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं उनको लेवरेज कर सकते हैं गल्फ पार्टनर्स के साथ, और पोटेंशियल इन्फ्लोज आ सकते हैं। बट ये याद रखिए कि ये असल में तब होगा सब कुछ जब आप अपने अंदरूनी हालात जो हैं उनको बेहतर करेंगे। आप अपनी पोर्ट को बेहतर करेंगे तो यू कैन बिकम द ट्रांसशिपमेंट हब, जो कराची को बनना चाहिए था आज से 20-30 साल पहले, जो कि बन गया जाकर दुबई। इसी तरह आप अपनी अगर एनर्जी सेक्टर को और आप अपनी रेगुलेटरी निज़ाम को ठीक करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान हब है किस चीज़ का? ट्रेडिंग हब। सेंट्रल एशिया, ईरान, चाइना, नीचे अरेबियन सी तक, कार कंट्री से लेके रसाई, और फिर मिडल ईस्ट तक। सो दिस इज ऑल पॉसिबल, बट इसकी पॉसिबिलिटीज तभी होंगी कि हम अपने घर को ठीक करेंगे। वो किए बगैर किसी सिलसिला हल नहीं होगा कि हमने यूएई के 2.5 अरब वापस करने हैं तो हम $2.5 अरब किसी और से ले लें। ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट तो हो सकती है। जो मुल्क 24 बार IMF के दर पे गया हो, जो कि एक ICU का डॉक्टर है, उसको 10-15 साल में आप देखेंगे तो 1.5 अरब से $2 अरब की नेट FDI पाकिस्तान आती है, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमने बहुत कोशिश की कि हम इसको ज्यादा करें, हमने प्रोजेक्ट जाकर रखे, हमने सऊदी अरेब से डिस्कशन की, अब भी बातें हो रही हैं रिफाइनरी की। 2019 में आई वाज ऑन द टेबल, हमने तब भी पिच किया। अब भी हम मिडल ईस्ट से कॉर्पोरेट फार्मिंग की बातें कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। रेकोडिक में कुछ पैसे आए हैं, बैरेक गोल्ड आया, बट एक लिमिटेड रहा है। ये असल प्रॉब्लम है कि जब तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो जाकर मिडल ईस्ट में इन्वेस्ट कर रहा हो और पाकिस्तान में भरोसा ना कर रहा हो, तो वो ग्लोबल पार्टनर्स नहीं ला सकता। एंड दैट इज द वे टू गो। देखिए, अगर आप पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू बिकम एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। व्हाट डज दैट मीन? आपका टैक्स रेट दुनिया से ज्यादा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। आपका एनर्जी सेक्टर इनएफिशिएंट है, इनकम्पिटिटिव है, और बहुत ज्यादा प्राइसिंग हाई है, उसको ठीक करना पड़ेगा। आपको अपनी, जिसे कहते हैं ना, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, जिसका मतलब है रेगुलेटरी निजाम को ठीक करना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी पड़ेगी, और जो रेगुलेटरी प्रिडिक्टेबिलिटी है वो बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान में बड़े फ्लोज तभी आएंगे कि अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी के ये जो सब लीवर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए ये नहीं ठीक हो जाते। मैं बार बार कहता हूं कि आस्किंग फॉर मनी इज वन थिंग, बट क्रिएटिंग द एम्बियंस इन अ कंट्री वेयर आई वांट टू गो एंड इन्वेस्ट, और लॉन्ग टर्म मुझे दिखाई दे रहा हो कि 25 करोड़ की मार्केट है, उस यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। और हमें FDI चाहिए कौन सी, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए कौन सी, जो या तो नो हाउ लाती हो पाकिस्तान में, या वो ऐसा ही जो एक्सपोर्ट क्रिएट करती हो।
डेड इन्वेस्टमेंट है अगर हम उसको लाएंगे प्रॉपर्टी में, डेड इन्वेस्टमेंट है अगर हम उसको लाएंगे कि वो लाके सिर्फ वो चीज बनाए जो हमें वापस पैसे डॉलरों में करने हो डिविडेंड की सूरत में, पर बेच रहे हो हम रुपयों में। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सब मैनेज करना पड़ेगा। ये कैसे मैनेज होगा, सवाल तो ये है ना असल कि ये अगर इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं बार बार कहता हूं कि पब्लिक सेक्टर का इशू जो है वो पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स है। जब तक आप इस ह्यूमन रिसोर्स को रिवैम्प नहीं करेंगे और टेक्निकल प्रोफेशनल लीडरशिप्स नहीं लाएंगे इन की मिनिस्ट्रीज, तो ये मसला हल नहीं होगा। बीओआई को ही देख लें, अगर आप उसको रिवैम्प करें पूरा तो ये सब कुछ क्रिएट किया जा सकता है। अगले 3 साल में ये टर्न अराउंड दिखाया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि कितने पैसे वापस आएंगे, वो तो उतनी अच्छी एम्बियंस क्रिएट अगर हम करने में कामयाब हों तो ये किया जा सकता है। एनर्जी सेक्टर इज द सेम स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। यू नीड अ वेरी गुड प्रोफेशनल रेगुलेटर, यू नीड अ वेरी गुड प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री कंसिस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम, पावर विच इज इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर। अब ये सब कुछ करना जो है, पाकिस्तान हैज फाउंड इट हार्ड टू मेक दी स्ट्रक्चरल कॉल्स। खाकान साहब, मुझे ये बताइएगा कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से फिर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इससे हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी पैदावारी सलाहियत पे कितना असर पड़ेगा? What we have learned in the world is कि today इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो महवर है वो एनर्जी पॉलिसी होती है, एनर्जी एफिशिएंसी होती है, एनर्जी कंपेटिटिवनेस होती है, एनर्जी अवेलेबिलिटी होती है। अगर ये सब बातें हों तो पाकिस्तान की तो ना एनर्जी अवेलेबिलिटी है ना ही एफिशिएंसी है, और इसको ठीक करना विच मीन्स के यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट को नीचे कैसे लाना है, प्रोफेशनली पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी है, रेगुलेटरी निज़ाम को आसान कैसे बनाना है, डिस्कोस और जेनकोस की प्राइवेटाइजेशन करके कंपेटिटिव मार्केट बिजली की भी और इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग कैसे करके दिखानी है। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे और आज भी 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, 10-12,000 मेगावाट से ऊपर सप्लाई नहीं कर पाते, और उसका जो बोझ है वो कैपेसिटी पेमेंट्स में इंडस्ट्री पे भी पड़ा है। और पाकिस्तान में जहां कहीं 18% ऑफ जीडीपी थी इंडस्ट्री, वो आज 12-14% रह गई है। पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंटली सीन अ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको टर्न अराउंड करने के लिए इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर चलाना है और रीऑर्गेनाइज करना है तो पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की तंजीमें नौ करनी पड़ेगी। ये मैं देखता हूं कि इवन कारोबारी लोग भी जाते हैं हुकूमत के पास, टैरिफ कम कर दें। ये टैरिफ कम करना तो यार एंड रिजल्ट है ना। असल बात करें कि एनर्जी सेक्टर की गवर्नेंस को तब्दील करें। जब तक हम जो जिसे कहते हैं ना एट द हार्ट ऑफ द इशू नहीं हिट करेंगे, एंड दैट इज द हार्ट ऑफ द इशू। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब महंगाई और जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उस तनाजुर में आम आदमी को फौरी रिलीफ देने के लिए हुकूमत कौन से ऐसे अमली इक़दाम कर सकती है जिससे फौरी तौर पर कोई ना कोई रिलीफ तो मिल सके आम आवाम को? आम और खास आदमी को अपनी पहले जिसे कहते हैं ना बिहेवियर को चेंज करना है और इस 3 महीने में राइड आउट करना है। नंबर 1, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, बत्तियां कम जलानी है, ट्रिप्स कम करने हैं, फ्राइडे को छुट्टी नहीं समझनी, मतलब तो ऑफ डे समझ के लेना है, इसी तरह सैटरडे संडे को लेना है, पैसे अपने जो कंट्रोल करने हैं। नंबर 1। नंबर 2, टारगेटेड सब्सिडी जो कैश ट्रांसफर्स हम करते हैं बिस्प के थ्रू, वो वन टाइम हमें उन 10 से 15 मिलियन हाउस होल्ड्स को देनी चाहिए, क्योंकि एक शॉक लगा है उनको इस वक्त इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन 12% एसपीआई क्रॉस कर गया है, जो कि 5-6% था वॉर से पहले। सो एक शॉक बिल्कुल दिखाई दे रहा है कार्बन एसेंशियल की कीमत में। नंबर 3, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उस पे एसेंशियल गुड्स पे, दूध पे मतलब और डाइपर्स पे क्या टैक्सेशन रखनी है, 18% आईएमएफ से गुफ्तगू करें। नंबर 4, इंडस्ट्री पे जो टैक्सेशन है सुपर टैक्स, उसको आईएमएफ से बात करके कम करें ताकि इंडस्ट्री चले, और जो सब्सिडी है वो बिल्कुल वल्नरेबल सेगमेंट को दें। और आखिरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, गैस फर्टिलाइजर को जरूर दें ताकि जो फूड चेन है वो स्टेबलाइज्ड रहे, कहीं भी डिस्ट्रप्शन जो फूड चेन की है, जो फूड बफर है, वो डिस्टर्ब ना होने पाए। एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन रियली मैटर्स। टेल द पीपल कि ये एक ऐसा एक्सोजेनस एक्सटर्नल शॉक है, इसमें जो इन्फ्लेशनरी साइकोलॉजी है, यानी कि हर वक्त पेट्रोल ना फुल करें, मिल जाएगा, हर वक्त स्टोर ना करें, क्योंकि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन भी बहुत बड़ी हुई है। सो उसको भी संभालें और इंश्योर करें कि सप्लाई साइड मेजर्स जो हैं वो चारों हुकूमतें प्लस जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो लेती रहे। और दूसरा, कारोबारी हजरात को मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब बातें तो हुकूमत पर डाल देते हैं। द कॉर्पोरेट सेक्टर हैज टू कम फॉरवर्ड एंड टेल अस द स्टोरी कि व्हाट इज देयर स्टोरी, हाउ मच व्हीट डू वी हैव, हाउ मच शुगर केन डू वी हैव, हमारी क्या सिचुएशन है सारे फूड आइटम्स की, ताकि एक तकवीयत मिले
मुल्क को चलाने के लिए. एंड लेट्स होप, माय बेस केस सिनेरियो इज दैट वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन दी वॉर सिचुएशन इन कमिंग डेज, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड इन अ वे कि हम आने वाले दिनों में तस्वीर डॉक्टर देखेंगे. खाकान और नजीब जो साहब डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे. सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. डॉक्टर साहब इन डिटेल कन्वर्सेशन कर रहे थे मुल्क की इकोनॉमी को लेकर. यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का. ब्रेक लेते हैं, आपके साथ हैं हमारे साथ.